भाई साहब, मेरी घरवाली की कैंसर से मृत्यु हो गई और मुझे फाइनेंस कंपनी मेरठ में है J&J फाइनेंस कंपनी, उसने पैसे नहीं दिए। डेड बॉडी के लिए घर ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। वहाँ के हाँ जो वहाँ के SSI थे तारान साहब, हमने उनसे भी कही मगर जी यहाँ के बागपत रोड पे तो साई नर्सिंग होम है, वहाँ हमारे पास पैसे नहीं है हॉस्पिटल में देने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कांटेक्ट किया जेपी वालों से, कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा हमने पैसे दे दिए, झूठ बोल दिए और उसमें SO की मिली भगत है। हम चूंकि CBI इंक्वायरी चाहते हैं। CBI ठग पीड़ितों का एक बहुत बड़ा मामला आज राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर नजर आया। मैंने उनके मुखिया, राष्ट्रीय कन्वेनर, संयोजक, विख्यात पत्रकार, समाज सेवी, जुझारू युवक, जिसने 35 साल अपने घर से कटकर समाज सेवा में गुजारा, वो मदन लाल आजाद, जो कभी दिल्ली में पत्रकार हुआ करते, समाज सेवी थे, आज पूरे देश के ठग पीड़ितों के मसीहा बने हैं। वो भी आज जंतर मंतर पर आए इस भारी भीड़ के साथ। मैंने उनके साथियों से और फिर मदन लाल आजाद से भी बात की। एक रिपोर्ट मानवीयता के नाते आपको देखना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी का। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप जंतर मंतर से देख रहे भाई हैं। तेज सिंह जागुल को नामांकित करूंगा कि वो अपने ठगों द्वारा अपनी पीड़ा को पीड़ित बताए। भारत के सबसे बड़े और मैं संगठन सभी से जो भी वक्ता हमारे देश का है वो ध्यान रखें। और उसके साथ साथ उसके बाद अशोक पारसिटी भी जिलाध्यक्ष है, तो वो भी मंदिर वो चेहरे हैं जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको अपनी पीड़ा को बताना है और फिर आगे कम से कम 1 घंटा हमें मैं अभी कोशिश करता हूँ को सुनना है। मदन लाल आजाद जी से मिलने की। जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ देख रहे हैं। ये भीड़ उन पीड़ितों की है जो इंसाफ की लड़ाई देश में सबसे अग्रणी लाइन में खड़े होकर लड़ रहे हैं। और शायद ये उन पीड़ितों की भीड़ है जिनका सुनने वाला सरकार नहीं है, व्यवस्था नहीं है, प्रशासन नहीं है। सरकारें आती हैं जाती हैं और आश्वासन के अलावा यहाँ कुछ मिलता नहीं। ये चेहरे जो यहाँ खड़े हुए देख रहे हैं ना, ये चेहरे 10 साल से संघर्ष का एक प्रतीक बने हुए हैं और ठगी पीड़ितों की मदद करने वाले ऐसे मसीहा सरफराज मदन लाल आजाद और इनके जैसे आज जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में ये ठगी पीड़ित जो आक्रोशित है, आक्रोश सिर्फ ठगों से नहीं है, ठगों से इंसाफ न दिलाने वाली खामोश सरकार से भी है। जी मदन लाल जी, बताइए अपने योजना के बारे में। पूरे देश घूम चुके हैं, सरकारें आई और गई, आखिर क्या वजह है कि पीड़ितों को आंसू पोंछने वाली सरकार अभी भी आपके पास? सरकार हो या विपक्ष हो, दोनों में 90% लोग जो हैं वो ठग हैं। इसलिए ये विषय ऐसा है ठगी पीड़ितों का कि इस पे ना तो विपक्ष बोलता है ना सरकार बोलती है। और कारण उसका केवल यही है कहीं वोट की राजनीति कि किसी कंपनी का संचालक कांग्रेस का आदमी है, विधायक है या सांसद है, किसी कंपनी का भारतीय जनता पार्टी का है, किसी का समाजवादी पार्टी का है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार इस विषय पर मुंह नहीं खोलना चाहती। इसलिए ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और जितना ये समस्या बढ़ेगी सब लोगों में आक्रोश पैदा होगा और ये क्रांति में परिवर्तित होगी। एक दिन पता चला कि भुगतान पीछे रह गया। ठग बीमा सहित भारत निर्माण के लिए हम पूरे सिस्टम को जमींदोज करने का काम करेंगे। हम हमारा इरादा यह है कि जब सरकार ने हमें परमिशन दी है सभी सोसाइटियों को, तो हम चाहते कि पैसे भी सरकार दे दिए दे और हमें पैसा बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत ही चाहिए।
क्योंकि इतने सालों में हम लोगों को पीड़ित होते हुए, लेकिन कोई भी सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है। इतने ज्ञापन, इतने आंदोलन में, बट सरकार का एक भी नुमाइंदा हमारे बात सुनने को तैयार नहीं है। सरकार का कोई नुमाइंदा इनके बात सुनने के लिए, इनसे बात करने के लिए, पीड़ितों के आंसू पोंछने के लिए नहीं है। क्या इरादा है? हमारा यही इरादा सर जी, अगर ये खामोशी बनी रही तो ये गवर्नमेंट ने तो जो ये कंपनी सोसाइटियों को लाइसेंस दिया था और इन्होंने ये बंद कर दी, और बंद करने के बाद हमने किसी निवेशकों से 2-2 रुपए 20-20 रुपए जमा करवाए, उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ने कानून बनाया, उस कानून की भी पालना नहीं हो रही है और हमारा पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। हम किसी से ना आरक्षण मांग रहे, ना किसी से हम कोई रुपया मांग रहे, हम तो हमारी जो मेहनत की डूबी हुई कमाई रकम को मांग रहे, हमारा इंसाफ मांग रहे। मेरा नाम छोटेलाल प्रजापत, ग्राम अलीपुरा, तहसील हिंडौन, जिला करौली, राजस्थान। देखिए, पीड़ितों में ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि वो गरीब जनता है, वो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, जो अपने सपनों को एक उड़ान देने के लिए कहीं न कहीं ऐसे ठगों के चक्कर में आ जाते हैं। जी, पूरे हिंदुस्तान में तो घूम चुके, क्या निष्कर्ष निकला है? कोई खड़ा होने वाला है या नहीं? मैं खड़ा हो गया, फिर किसी और की जरूरत कहाँ पड़ेगी भारती साहब? अगर कोई और खड़ा होने वाला होता तो मुझे क्यों चुनते परमात्मा? चलिए, बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, बहुत सारे लोग आपको पूछ रहे हैं। आखिर में एक चीज बताइए, पत्रकारिता छोड़ी, इसी चक्कर में तेलियों के खिलाफ लड़े, माफिया के खिलाफ लड़े, गुंडों के खिलाफ लड़े, और अब एक ऐसे संगठित अपराधी गिरोह के साथ लड़ रहे हैं जिसका सत्ता में भी अच्छा खासा होल्ड है। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट वही होगा जो पहले हुआ है। अब तो प्रत्यक्षदर्शी हो, कोई माफिया है वहाँ? कोई तेली माफिया, खान माफिया, जल माफिया है? नहीं, चलो सब खत्म हो गए, ऐसे ये खत्म हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? कब तक इन लोगों को? इसमें बहुत सारे लोग, मैं पूछना चाहता हूँ, इनके उसमें है, कभी कभी तो आप निराश भी हो जाते होंगे। सरकार का रुख ऐसा है, अनदेखा सा, अनसुना सा, आश्वासन देता हुआ, क्या कहें? जी, मैं अजय भट्टी, हरियाणा प्रदेश प्रभारी। आज इतने लोग इस भीषण गर्मी में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप देख पा रहे हैं, देश के हर कोने से यहाँ लोग आज इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि संस्थापक जी ने बताया, अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो इस आंदोलन को हम पूरे राष्ट्र में पंचायत स्तर पर लेकर जाएंगे और अनिश्चितकालीन धरने का आगमन शुरू करेंगे। ये प्रचंड शुरुआत आज से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान है। कम से कम सरकार को चाहिए कि संसद से थोड़ी दूर पर बैठे हुए इन पीड़ितों के पास अपना शिष्टमंडल भेजे। हम ऐसे काम कर रही हैं, जब इनको पता है कि फर्जी कंपनियां सब कुछ है, सरकार ने उस समय से इन पर रोक क्यों नहीं लगाई? और जब नोटबंदी के बाद सरकार ने इन पर रोक लगाई, रोक लगाने के साथ साथ सरकार उनके मालिकों को प्रोत्साहन दे रही है। हम अगर थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट करवाने जाते हैं तो वहाँ पर उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं ली जाती है। प्रजापति जी ने एक ऐसी समस्या बताई है जो हिंदुस्तान के लिए एक नासूर की तरह है। आप देखिए, अवैध इलाके में बुलडोजर चलते हैं, बस्तियां एक दिन में नहीं बसती, बस्ती एक दिन में नहीं बसती। जब अवैध इलाकों में मकान बनने लगते हैं तो कैसे प्रशासन को नजर नहीं आता? ठग कंपनी बोलते हैं, प्रशासन तब नहीं देती। लेकिन आपका अगला कदम क्या हो सकता है अगर आश्वासन इसी तरह कार्यान्वित ना हुए तो? देश की जनता के लिए मेरा बचपन से एक साहब स्वप्न है कि हिंदुस्तान ठग मुक्त बेईमान रहित भारत के रूप में स्थापित। आप भली भांति जानते हैं, आप तो उस्ताद आला रहे हैं, तो वो स्वप्न साकार होने जा रहा है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम सदनों में से ठगों को भगाएंगे। पहले तो गिद्ध घुसे जो सदनों में, उन सबको मार भगाएंगे। लोकतंत्र का असली मतलब नौकर को समझाएंगे। लोकतंत्र का असली मतलब लोकतंत्र को समझाएंगे। संघे शक्ति कलयुगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार ने जिस कानून को हमारे जनता के बीच में लाए हैं, बस एक्ट 2019, नियमता ये है कि अपनी स्वेच्छा से अनुसार अपनी दरियादिली को दिखाते हुए इस कानून के तहत भुगतान शुरू कर दे। अन्यथा अब जो है
आर पार की लड़ाई होगी और ये संघर्ष एक चुनौती तक जाएगी। देख लीजिए, ऐसा होता है कि आदमी सब्र भी करेगा तो कहाँ तक। कहाँ से आए क्या? मेरा नाम राजकुमार कश्यप है। मैं जिला कासिम से आया हूँ, ग्राम मल्ला नगर का रहने वाला हूँ। सरकार ने बहुत लंबा घोटाला किया है। सन 2014 में इनकी सरकार बनी, 14 में सरकार बनी, 15 में इन्होंने लागू कर दिया था सारी फाइनेंशियल को बंद कर दिया जाए। वित्त मंत्री ने आदेश दिया, प्रधानमंत्री ने आदेश देने के बाद सेबी को आदेश दे दिया, सारी कंपनियां बंद कर दी, फ्लॉप कर दी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में 2 फरवरी 2016 को हमें आदेश मिला। हमारे सरकार कोर्ट ने आदेश दे दिया कि सेबी एडी से इस बात को कहा गया था कि 6 महीने में आप दे दो, या 6 जो कंपनी दे रही है इन्हें देने दो, लेकिन 6 महीने के बजाय आज हमको 11 साल हो गई, हमारे किसी ठगी पीड़ित का एक भी पेमेंट नहीं मिला, ना किसी का। मेरठ की जनता सड़कों पर घूम रही है, उनके पैसे नहीं मिल रहे। एक मैं ही अकेला नहीं हूँ रोज सड़कों पे। सीओ साहब, मेरठ के सीओ साहब जो है वो बहुत बेहतरीन है, इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एडीएम फाइनेंस के पास केस है, एडीएम फाइनेंस साहब भी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ सीबीआई से इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी। सीबीआई से इंक्वायरी इसका हाल है, केंद्रीय एजेंसी को इसमें आना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि आक्रोशित है लोग। एक सब्र की इंतहा होती है। कोई कब तक आश्वासन के भरोसे अपने जख्मों को ठीक करने की कोशिश करेगा? दूसरी बात सर, ये एजेंट लोग जो है सर, किसी भी कंपनी के एजेंट लोग वो घर पे रह नहीं पा रहे, वो अधिकतर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनको जमा करता आज रात दिन आके कहीं रास्ते में कहीं जा मिलता उसको बदतमीजी से पेश आता, उसे मारने पकड़ने की धमकी करता किसी तरह, इसलिए वो सदमे में रहते हैं। ये तरह की परेशानी पा रही, बेरोजगार तो अलग हो गए, वो दूसरा उनके ऊपर कर्जा होगा जमा करता होगा तो काजी क्या करेगा, वो वहाँ रह पाएगा, हिंदुस्तान पे नहीं रह पाएगा। तो सरकार को कम से कम इसमें इन लोगों की पीड़ा देखते हुए, क्योंकि जब ये सरकार बनाते हैं ये वही वोटर है जो सरकारों को बनाने की, उनकी किस्मत जगाने का काम करते हैं, और यही लोग हैं। अगर आक्रोशित हो जाएंगे तो सरकार बदलेगी।